नमस्कार दोस्तों, आईएएस पीसीएस जोन में आप सबों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो है हम लोग यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 एवं यूपी पीसीएस आरओ एआरओ री एग्जामिनेशन के लिए जो है दृष्टि आईएएस का 13वें टेस्ट को बनाएंगे। इससे पहले हम लोगों ने 12 टेस्ट को सॉल्व किया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप उसे ज़रूर देख लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। और हाँ, यदि इसका पीडीएफ प्राप्त करना है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन यहाँ पे सही दिया गया है। ठीक है, देखिए पहला दिया गया है कि नॉमिनल जीडीपी वर्तमान वर्ष की कीमतों पर वर्तमान वर्ष के दौरान कुल आर्थिक उत्पादन का मौद्रिक मूल्य होता है। ठीक है, तो देखिए ये बिल्कुल पहला कथन जो है दोस्तों ये सही दिया गया है। मौद्रिक जीडीपी या वर्तमान वर्ष की कीमतों पर मूल्यांकित वस्तुओं और सेवाओं के वर्तमान वर्ष के उत्पादन को संदर्भित करता है। ठीक है, या इसे वर्तमान वर्ष की कीमतों पर वर्तमान वर्ष के दौरान उत्पादित आर्थिक उत्पादन के मौद्रिक मूल्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसलिए पहला कथन हमारा यहाँ पे सही दिया गया है। दूसरा है, वास्तविक जीडीपी वर्तमान वर्ष के मूल्यांकित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत पर वर्तमान वर्ष उत्पादन को संदर्भित करता है। ये दूसरा कथन दोस्तों यहाँ पे हमारा गलत हो जाएगा। यह वास्तविक जीडीपी जो है यह आधार वर्ष की कीमतों पर मूल्यांकित वस्तुओं और सेवाओं के वर्तमान वर्ष के उत्पादन को संदर्भित करता है। इसलिए दूसरा कथन गलत है। पहला सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रयोज्य आय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से संबंध सही है। पहले तो जानिए कि प्रयोज्य आय होता क्या है। ठीक है, प्रयोज्य आय यानी कि कभी कभी इसे प्रयोज्य व्यक्तिगत आय भी कहा जाता है। यह कुल आय का हिस्सा है, एक परिवार अर्जित करता है और करों का भुगतान करने के बाद बचत या खर्च करने के लिए उपलब्ध होता है। ठीक है, इसे प्रयोज्य आय कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो है बी, यहाँ पे व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत कर भुगतान और कर भुगतान, ये जो बी है यहाँ पे ये राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, जन योजना यानी कि पीपुल्स प्लान को तैयार किया गया था। तो ये जो है किसके समय में तैयार किया, किनके द्वारा तैयार किया गया था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम.एन. रॉय के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, यह योजना एम.एन. रॉय के द्वारा जो है तैयार की गई थी। वर्ष 1945 में रॉय जो है भारतीय ट्रेड यूनियन की युद्धोत्तर पुनर्निर्माण समिति के अध्यक्ष थे। यह कार्य प्रणाली और प्राथमिकताओं में बॉम्बे योजना से भी भिन्न थी। ठीक है, इसलिए पहला कथन यहाँ पे जो है यह सही है। दूसरा है, गरीबी हटाओ के उद्देश्य से संबंधित पंचवर्षीय योजना का अंतिम मसौदा तैयार किया गया था। ठीक है, तो यह जो है किसके द्वारा तैयार किया गया था दोस्तों। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, डीपी धर के द्वारा। किनके द्वारा, डीपी धर के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य जो है तीव्र और अधिक समावेशी विकास था। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य जो है तीव्र और अधिक समावेशी विकास था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन यहाँ पे सही दिया गया है। तो पहला दिया गया है कि डब्ल्यूटीओ की स्थापना मराकेश समझौते के तहत की गई थी। बिल्कुल पहला कथन जो है बिल्कुल यह सही है। ठीक है, जिस समझौते के तहत डब्ल्यूटीओ की स्थापना की गई थी उसे मार्केश समझौते के रूप में जाना जाता है। इसके लिए वर्ष 1994 में मोरक्को के मार्केश में हस्ताक्षर किए गए थे। इसलिए पहला कथन यहाँ पे हमारा सही है। दूसरा है, इनगोजी ओंकोजो इबोला डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभालने वाली दूसरी महिला है। ठीक है, देखिए दूसरा कथन जो है दोस्तों ये गलत हो जाएगा। नाइजीरिया के एंगोजी ओंकोजो इबेला जो है, ठीक है ना, डब्ल्यूटीओ की 7वीं महानिदेशक हैं। इन्होंने 1 मार्च 2021 को पदभार ग्रहण किया था। वह महानिदेशक के रूप में सेवा करने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकी हैं। उनका कार्यकाल जो है 31 अगस्त 2025 को समाप्त होगा। इसलिए दूसरा कथन हमारा यहाँ पे गलत है, पहला सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रत्यक्ष कर नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट कर जो है वो नहीं है। तो डायरेक्ट कर इसमें से दोस्तों कौन सा नहीं होगा। तो सीमा शुल्क जो है वो डायरेक्ट कर नहीं है। बाद बाकी संपत्ति कर हो गया, प्रतिभूति लेन देन हो गया, कारपोरेट टैक्स हो गया, ये सब डायरेक्ट कर है। सीमा शुल्क डायरेक्ट कर नहीं है। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी यानी एनबीएफसी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य दिया गया है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे।
तो पहला दिया गया है यह मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकती, बिल्कुल पहला कथन सही है एनबीएफसी के बारे में। दूसरा है यह भुगतान और निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं है, ये भी सही है। तीसरा है एनबीएफसी के जमाकर्ताओं के लिए जमा बीमा सुविधा उपलब्ध नहीं है, सी भी यहाँ पे सही है। तीनों के तीनों कथन सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आरक्षित नकदी निधि भुगतान यानी CRR के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य नहीं है, यानी कि गलत कथन दिया गया है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। पहला दिया गया है कि इसकी गणना जो है निवल मांग और मियादी देयताओं के आधार पर दैनिक रूप से की जाती है, बिल्कुल ये सही है। दूसरा है इसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के तहत परिभाषित किया गया है। देखिए ये कथन जो है बी हमारा जो है यहाँ पे दोस्तों ये गलत है। ठीक है, बी जो है कथन है ये जो है इसे भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI अधिनियम 1934 की धारा 42 क्लॉज 1 के तहत परिभाषित किया गया है, ना कि जो है इसे जो है प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के द्वारा। तो यहाँ पे बी गलत है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। पहला दिया गया है कि इसे पहली बार वित्तीय वर्ष 1950-51 में जारी किया गया था, बिल्कुल पहला कथन सही है। दूसरा है यह आर्थिक कार्य विभाग द्वारा तैयार किया जाता है, दूसरा भी कथन सही है, पहला भी कथन सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मात्रात्मक सुलभता का संबंध किससे है, मात्रात्मक सुलभता का। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा तरलता संकट प्रबंधन से। किससे? तरलता संकट प्रबंधन से। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न हमारा प्राथमिक बाजार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य दिया गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहला दिया गया है कि मौजूदा प्रतिभूतियों का कारोबार इस बाजार में किया जाता है, बिल्कुल पहला कथन जो है यहाँ पे क्या है, गलत है। दूसरा है यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाता है, ये भी गलत है। यह प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के माध्यम से नई प्रतिभूतियाँ जारी करने की अनुमति देता है, ये कथन सही है। यानी 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI का गठन किया गया था। तो CCI का गठन जो है कब हुआ था, तो इसका गठन जो है दोस्तों 2009 में हुआ है। कब हुआ है? वर्ष 2009 में हुआ है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाँ, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, ये जो है इसके बारे में याद रखेंगे कि एक जो है सांविधिक निकाय है। ठीक है, यह भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय है जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन यहाँ पे सही दिया गया है। ठीक है, तो पहला दिया गया है इसे अप्रैल 2015 में लॉन्च किया गया था। देखिए पहला कथन हमारा यहाँ पे जो है दोस्तों ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसे जो है मार्च 2019 में लॉन्च किया गया। कब किया गया है? मार्च 2019 में लॉन्च किया गया है, ना कि 15 में। तो पहला कथन तो गलत है। दूसरा है 18 से 40 वर्ष की आयु के वे श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये से कम है इस योजना में शामिल हो सकते हैं। दूसरा कथन सही है, पहला गलत है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सॉरी, माफ करेंगे, दूसरा कथन सही है, पहला गलत है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। श्रम सुविधा पोर्टल लॉन्च किया गया था। श्रम सुविधा पोर्टल जो है कब लॉन्च किया गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 2014 में। ठीक है, कब हुआ था दोस्तों श्रम सुविधा पोर्टल, तो ये 2014 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, एक तरफ जो है रेलवे जोन दिया गया है, दूसरी तरफ मुख्यालय दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलान कर लेते हैं। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई है। ठीक है, उसके बाद पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली है और पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर है। ठीक है, तो इस प्रकार जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जिन नगरों को जोड़ता है सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। तो यदि यहाँ पे हम देखें दोस्तों तो जो सही सुमेलित नहीं है वे है राइट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा। NH6 नई दिल्ली से मुंबई को दिया गया है। ठीक है, NH6 जो है दोस्तों हजीरा से कोलकाता यानी कि नागपुर, रायपुर और संबलपुर धुले होते हुए है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो गलत दिया गया है। ओके, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से संगठन विश्व बैंक समूह का हिस्सा है।
ठीक है, विश्व बैंक समूह। हाँ, यहाँ पे ये भी याद रखेंगे कि दिल्ली से मुंबई को जो जोड़ता है वो NH8 है। कौन है? NH8 है। हाँ, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। NH6 यहाँ पे गलत दिया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से संगठन विश्व बैंक समूह का हिस्सा है? ठीक है, विश्व बैंक समूह का हिस्सा है। तो ये कौन सा बैंक हो जाएगा? यहाँ पे देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ हो जाएगा, फिर निवेश विवादों के निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र हो जाएगा, ओके, फिर बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी भी इसमें शामिल होगा और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम भी हो जाएगा। चारों के चारों शामिल होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ है? ओके, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिनेवा में। कहाँ हो जाएगा? जिनेवा में हो जाएगा, ठीक है। इसकी स्थापना जो है 1971 में स्थापित किया गया था, ओके, इसे भी आप याद रखेंगे। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार वनाग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया है, ठीक है। वनाग्नि सुरक्षा सप्ताह कब मनाया है? तो ये मनाया है फरवरी 2024 में। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में एक मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित किया जा रहा है। यह कहाँ विकसित किया जा रहा है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व के सबसे बड़े एक दिवसीय चुनाव संपन्न हुए हैं। तो ये जो है कहाँ संपन्न हुआ है दोस्तों? तो ये हुआ है इंडोनेशिया में, ओके। नेक्स्ट है, कालू घाट अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बिहार में, ठीक है। नेक्स्ट है, 11वें अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन यहाँ पे सही है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। इसका आयोजन जो है चंडीगढ़ में किया गया। पहला तो सही है। कठपुतली राजस्थान की छाया कठपुतली कला है, जो कि गलत दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे गलत दिया गया है, ओके। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो पहला दिया गया है, इसे अगस्त 2017 में प्रारंभ किया गया था, गलत है। इसको जो है अक्टूबर 2019 में प्रारंभ किया गया था, तो इसलिए पहला कथन तुम्हारा गलत है। इसके तहत लाभार्थी के लिए अनुदान अप्रैल 2024 से जो है 25,000 रुपये होगा, ये भी कथन सही है। पहला गलत है, दूसरा सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस बैंक को वेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन सी, साउथ इंडियन बैंक को। क्या हो जाएगा? साउथ इंडियन बैंक को। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश पहली 5 सितारा ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट लॉन्च करेगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन सी, सऊदी अरब। कौन करेगा? सऊदी अरब करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सालहेर और शिवनेरी किले चर्चा में रहे हैं, ये कहाँ स्थित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। कहाँ है ये? महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में महिला एकल खिताब की विजेता कौन रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एरिना सेवेलेंका। कौन रही है? एरिना सेवेलेंका रही है। नेक्स्ट है, क्लैनगार स्पोर्ट्स किट योजना निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु के द्वारा। नेक्स्ट है, थान थाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI 2023 में भारत का स्थान क्या था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन डी, 93 था, ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व कुष्ठ दिवस 2024 की थीम क्या है? विश्व कुष्ठ दिवस 2024 की थीम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल लेप्रोसी। नेक्स्ट प्रश्न है, फरवरी 2024 में समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो ये सम्मेलन जो है कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आयोजन जो है गुजरात में हुआ था, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सी कैरेज पोर्टल वेब पोर्टल जो है चर्चा में था, यह किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन सी, कोयला क्षेत्र से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा नीतीश, ठीक है, नीतीश उपकरण लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडिया एनर्जी वीक यानी IEW 2024 आयोजित किया गया था, ठीक है। तो ये जो है आयोजन इसका कहाँ किया गया है दोस्तों? तो इसका आयोजन किया गया है गोवा में। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, माँ कामाख्या द्वीप परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, असम से।
नेक्स्ट है सदा तंसीक भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सऊदी अरब का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? ठीक है, भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है। तो इसका जो है पीवी नरसिम्हा राव भी हैं, चौधरी चरण सिंह हैं, कर्पूरी ठाकुर हैं और लाल कृष्ण आडवाणी हैं। ये चारों हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई निम्नलिखित में से किस देश में लॉन्च किया गया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रीलंका और मॉरिशस। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में पुरुलिया छऊ लोक नृत्य चर्चा में रहा है, यह संबंधित है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन सी केरल से। कहाँ से है? केरल से है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीता है? किसने? ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर यहाँ पे होगा ये हो जाएगा पीवी सिंधु और अनमोल खबर। ठीक है, खरब। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 3 और 4 दोनों। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश ने गवर्नमेंट टेक पुरस्कार 2024 जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत ने। नेक्स्ट प्रश्न है 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट, ठीक है, पुलिस ड्यूटी मीट उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित की गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लखनऊ में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं? राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो राज्य की परिभाषा का जो आपको मालूम होगा कि इसका जो है प्रावधान आर्टिकल 12 में किया गया है, आर्टिकल 12 में। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा केंद्र और राज्यों के विधायी अंग इसमें शामिल होंगे, फिर इसमें सभी स्थानीय प्राधिकरण शामिल होंगे, फिर इसमें सांविधिक प्राधिकरण भी शामिल होंगे और गैर सांविधिक प्राधिकरण भी, चारों के चारों शामिल होंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। केटी शाह का प्रसिद्ध उदाहरण एक चेक जो बैंक में है उसका भुगतान बैंक के संसाधनों की अनुमति पर ही संभव है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग से संबंधित है? ठीक है, केटी शाह का ये प्रमुख जो है कथन, ये जो है इनका कोट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी के बारे में कहा गया है। ठीक है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची निम्नलिखित की परिलब्धियों भत्तों और विशेषाधिकारों से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा भारत के महान न्यायवादी के। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन यहाँ पे सही दिया गया है? ओके, चलिए देख लेते हैं। पहला दिया गया है किसी उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये पहला कथन बिल्कुल गलत दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, पहला कथन क्या है यहाँ पे दोस्तों? पहला कथन गलत है। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल और भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जाती है। ओके, इसलिए पहला कथन तुम्हारा गलत है। दूसरा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने की आवश्यकता होती है। बिल्कुल दूसरा सही है, पहला गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को BR अम्बेडकर द्वारा एक ऐसा अनुच्छेद जिसके बिना संविधान निरर्थक होगा कहा गया है? तो ये कहा गया है आर्टिकल 32 के बारे में, आर्टिकल 32 के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न है उच्च न्यायालय का निम्नलिखित में से कौन सा व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यायाधीशों को पेंशन। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में जनहित याचिका प्रावधानों को लिया गया है। तो ये जो है कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो ये लिया गया है अमेरिकी न्याय शास्त्र से। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है संसद और राज्य विधानमंडलों में एंग्लो इंडियन आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। तो ये जो है कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है समाप्त? तो इसको किया गया है 104वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक दबाव समूह नहीं है? ठीक है, प्रेशर ग्रुप नहीं है। तो ये कौन सा है इसमें से? तो इसमें जो है स्वयं सहायता समूह जो है यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है ये जो है दबाव समूह नहीं है। बाद बाकी व्यावसायिक समूह, कृषि समूह, ट्रेड यूनियन ये सब दबाव समूह है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
नेक्स्ट है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है दोहरे दंड से संबंधित है, दोहरे दंड से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 20। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है एक विदेशी नागरिक निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का हकदार है। ठीक है, एक मौलिक अधिकार का जो है हकदार है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन ए, धर्म के आचरण और प्रसार की स्वतंत्रता। राइट आंसर ए गलत सही है, दूसरा गलत है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम का वर्ष सही सुमेलित नहीं है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहले यदि हम बात करें खान अधिनियम 1952 ये सही है। फिर प्रशिक्षु अधिनियम 1961 ये भी सही है। न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 ये भी सही है। मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 1976, ठीक है, ये कथन जो है यहाँ पे गलत दिया गया है। ओके, यहाँ पर ये जो है कथन दोस्तों ये गलत दिया गया है, इसलिए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, देखिए इसके अनुसार जो है ना जैसे बाल श्रम निषेध अधिनियम जो है 1986 में आया, खान अधिनियम 1952 में आया। ठीक है, उसके बाद फिर प्रशिक्षु अधिनियम 1961 में आया। ओके, और उसके बाद फिर मैं बात करूं तो मर्चेंट शिपिंग अधिनियम जो है दोस्तों ये आया था 1958 में, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है सरदार स्वर्ण सिंह समिति कब गठित हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1976 में। कब हुआ था, 1976 में। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, 1976 में जो है मौलिक कर्तव्यों के बारे में सिफारिश करने के लिए जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल का हिस्सा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जो है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल का हिस्सा होता है। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे। ओके, नामित सदस्य नहीं होंगे इसमें, मनोनीत सदस्य, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य इसमें जो है यहाँ पे ध्यान देंगे, मनोनीत सदस्य यहाँ पे नहीं होंगे। ठीक है, फिर विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी इसमें शामिल होंगे, फिर विधान परिषद के मनोनीत सदस्य इसमें शामिल नहीं होंगे। तो यहाँ पे सही हो जाएगा 1 और 3, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की संचित निधि से संबंधित है, संचित निधि से। ठीक है, तो संचित निधि से संबंधित है 266 क्लॉज ए, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 30 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, 30 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद संबंधित प्रावधान सुमेलित नहीं दिया गया है यहाँ पे। ओके, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो पहले देखेंगे कि अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना से है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 72 क्षमता देने की राष्ट्रपति की शक्ति से है, बिल्कुल ये भी सही है। अनुच्छेद 123 अध्यादेश प्रख्यापित करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति, बिल्कुल अध्यादेश जारी करने की शक्ति है अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 43 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। ठीक है, यहाँ पे देखिए डी जो कथन दिया गया है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कथन डी जो है दोस्तों ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अनुच्छेद 43 जो यहाँ बात यदि हम करें अनुच्छेद 43 का, तो अनुच्छेद 43 में है श्रमिकों के लिए जीवन यापन मजदूरी आदि से संबंधित है। ठीक है, फिर यदि मैं बात करूँ अनुच्छेद 44 का, तो नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अधिनियमित किया गया था। तो ये कब अधिनियमित किया गया था, तो इसको किया गया था वर्ष 1989 में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन यहाँ पे सही दिया गया है। ठीक है, तो पहला दिया गया है यह संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों को कैसे वितरित किया जाए इस पर सिफारिश करता है। पहला कथन तो सही है। दूसरा है यह अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित संवैधानिक निकाय है, दूसरा भी कथन सही है। पहला भी कथन सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के चुनाव आयोग को पहली बार निम्नलिखित में से किस वर्ष में बहु सदस्यीय निकाय बनाया गया था। ओके, तो ये बनाया गया था वर्ष 1989 में। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है परमहंस मंडली की स्थापना कब हुई थी। परमहंस मंडली की स्थापना जो है दोस्तों ये कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1849 में। नेक्स्ट प्रश्न है वर्ष 1893 में धर्म संसद आयोजित की गई थी। तो धर्म संसद जो है कहाँ आयोजित की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में, जिसमें कि स्वामी विवेकानंद गए थे। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित यहाँ पे करना है। ओके, चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे सुमेलित कर लेते हैं हम लोग।
ठीक है। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूँ दोस्तों देव समाज की, तो देव समाज की स्थापना किन्होंने किया था? तो शिव नारायण अग्निहोत्री ने। ठीक है। धर्म सभा की स्थापना किन्होंने किया था? तो इसकी स्थापना राधाकांत देव ने किया था। फिर राधाकांत देव ने किया था। ठीक है। फिर यदि मैं बात करूँ राधा स्वामी आंदोलन का, तो इसकी स्थापना जो है तुलसीराम ने किया था। ठीक है। फिर बात करूँ अरूबीपुर आंदोलन की, तो इसकी स्थापना नारायण गुरु ने किया था। ठीक है। तो इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने सुरक्षा बल सिद्धांत गढ़ा? सुरक्षा बल जो है ये कांग्रेस के गठन के बारे में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय। किन्होंने कहा था सुरक्षा बल कांग्रेस को? तो ये कहा था लाला लाजपत राय ने। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कामागाटा मारू घटना ने निम्नलिखित में से किस राज्य में क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ा दिया था? ठीक है। तो ये बढ़ा दिया था कहाँ? पंजाब में। ओके, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, तारिक ए फरिश्ता लिखी गई थी। तारिक ए फरिश्ता जो है पुस्तक के किनके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया मोहम्मद कासिम हिंदू शाह द्वारा। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने होम रूल लीग की शुरुआत की? तो होम रूल लीग की शुरुआत जो है किन्होंने किया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बहावी आंदोलन की नींव रखी थी। तो बहावी आंदोलन का नींव किन्होंने रखा था? सैयद अहमद ने। किसने कहा रखा था? सैयद अहमद ने। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ओके, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूँ यहाँ पे दोस्तों टीटू मीर का, तो टीटू मीर किससे संबंधित है? तो टीटू मीर जो है नारकेलबेरिया विद्रोह से संबंधित है। यानी ए का तो एक हो जाएगा, ए का तो एक हो जाएगा। ओके, फिर करम शाह की यदि हम बात करें दोस्तों, तो करम शाह जो है किससे संबंधित है? तो करम शाह पागलपंथी विद्रोह से। ठीक है। चक्र बिश्नोई जो है खोंड विद्रोह से संबंधित थे, और टामा शोरा जो थे कोया विद्रोह से संबंधित थे। तो इस प्रकार यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महिला संगठनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन यहाँ पे सही दिया गया है? ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। पहला दिया गया है कि रामाबाई रानाडे ने लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है, पंडिता रमाबाई सरस्वती ने आर्य महिला समाज की स्थापना की। ये भी सही है, ये और पहला भी सही है, दूसरा भी सही, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किसने किया था? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये होगा राइट आंसर ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी ने। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो है 1866 में लंदन में किया गया था। ठीक है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, बनारस में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो ये जो है किसके द्वारा स्थापना की गई थी? तो इसका स्थापना जोनाथन डंकन के द्वारा किया गया था। ठीक है, किनके द्वारा? जोनाथन डंकन के द्वारा 1791 में। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, रैले आयोग का गठन किया गया था। तो रैले आयोग का गठन जो है कब किया गया था? तो इसका गठन 1902 में किया गया था। ठीक है, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को छोड़ करके जो है भारतीय विश्वविद्यालय की स्थितियों और भविष्य की संभावनाओं का मूल्यांकन किया गया। ठीक है, यानी यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मोपला विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन यहाँ पे सही दिया गया है मोपला विद्रोह के बारे में? ठीक है, तो पहला दिया गया है, मोपला मालाबार क्षेत्र में रहने वाले हिंदू काश्तकार थे जहाँ अधिकांश जमींदार मुस्लिम थे। ठीक है, पहला कथन जो है दोस्तों यहाँ पे मोपला के बारे में ये गलत दिया गया है। ठीक है, मोपला मालाबार क्षेत्र में रहने वाले मुस्लिम काश्तकार थे जहाँ अधिकांश जमींदार जो है वो हिंदू थे। ठीक है, तो यहाँ पे उल्टा दे दिया गया है, तो पहला गलत है। दूसरा है, मोपला काश्तकारों को काश्तकार जमींदार संबंधों को विनियमित करने वाले सरकारी कानून के लिए स्थानीय कांग्रेस निकाय की मांग से विशेष रूप से प्रोत्साहित किया गया था। पहला गलत है, दूसरा सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, 79 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस काल को ताम्रपाषाण युग के नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ताम्र युग को। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, धौलावीरा कादिर द्वीप पर अवस्थित है जो स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है दोस्तों? धौलावीरा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात में। नेक्स्ट है, एक प्राचीन स्थल बसाड़ स्थित है। तो बसाड़ जो है कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार में। नेक्स्ट है, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान दक्षिणी उड़ीसा में किस राजवंश को प्रमुखता मिली थी?
तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मथारस और वशिष्ठ को। तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी 84 नंबर प्रश्न है, आंध्र प्रदेश के किस क्षेत्र में आनंद से संबंधित वंश के शासन का प्रमाण मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर यहाँ पे होगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्वी दक्कन। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक साक्ष्य गुप्त राजनीति के महत्व पर प्रकाश डालता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा इलाहाबाद प्रशस्ति और भीतरी स्तंभ शिलालेख, यानी ए और बी यहाँ पे सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुलकेशिन द्वितीय के एहोल शिलालेख में निम्नलिखित में से किस देवता का उल्लेख है। ओके, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा जिनेंद्र का, किनका है, जिनेंद्र का है। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1469-74 के दौरान कौन सा यात्री बीदर के व्यापार के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। ओके, तो ये राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे निकितीन। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विजयनगर में राजनीतिक संगठन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नायंकर प्रणाली। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 1327-28 में देवगिरी के संबंध में मुहम्मद तुगलक के निर्णय का उद्देश्य क्या था। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरा प्रशासनिक केंद्र बनाना। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, किस संत ने ज्ञानेश्वरी और अभंग लिखकर महाराष्ट्र में भक्ति विचारधारा का सूत्रपात किया। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्ञानेंद्र ने। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, 90 का डी। नेक्स्ट प्रश्न है, एटलस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है एटलस की। तो एटलस की सबसे ऊंची चोटी है माउंट टुबकल है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, वह नदी जो मकर रेखा को 2 बार पार करती है, यानी मकर रेखा को जो है 2 बार काटती है, तो ये कौन सी नदी हो जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन है लिम्पोपो नदी। ठीक है, मकर रेखा को 2 बार कौन काटती है, लिम्पोपो नदी। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का आपको जो है यहाँ पे चयन करना है। ठीक है, तो एक तरफ जो जनजाति है, दूसरी तरफ संबंधित देश है, तो कौन सी जनजाति कहाँ रहती है इसके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूँ मसाई का, तो मसाई कहाँ है, केन्या में। हौसा की बात करें तो हौसा नाइजीरिया में है। ठीक है, फिर यदि मैं बात करूँ माओरी का, तो माओरी जनजाति न्यूजीलैंड का है। और बेडोइन जो है दोस्तों, बेडोइन कहाँ है, अरब का है। तो इस प्रकार जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है मरुस्थल संबंधित महासागरीय ठंडी धारा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, ओके, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है। तो पैटागोनिया मरुस्थल में जो है लेब्राडोर धारा, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे, पैटागोनिया में जो है लेब्राडोर धारा ये गलत दिया गया है। ओके, पैटागोनिया जो है मरुस्थल ठंडी धारा से संबंधित नहीं है। इसका निर्माण जो है इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ एंडीज पर्वतमाला के वृष्टि छाया क्षेत्र में है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु को कोष्ण शीतोष्ण सीमांत के रूप में जाना जाता है। तो ये जाना जाता है भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु को। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी स्थानीय पवन है। ठंडी स्थानीय पवन कौन सी है, तो है मिस्ट्रल। कौन है दोस्तों, मिस्ट्रल है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जोहोर जलडमरू मध्य निम्नलिखित में से किस देश के बीच स्थित है। जोहोर जलडमरू मध्य, तो जोहोर जो जलडमरू मध्य है दोस्तों, ये है किसके बीच में, तो ये है मलेशिया और सिंगापुर के बीच में। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक तरफ शीतोष्ण घास के मैदान दिया गया है और दूसरी तरफ देश दिया गया है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे मिलान कर लेते हैं। ओके, तो सही यदि मैं बात करूँ तो प्रेरी कहाँ है, तो प्रेरी जो है उत्तर अमेरिका में है, याद रख करेंगे। ठीक है, एक का तो 3 हो जाएगा। पंपास कहाँ है दोस्तों, तो पंपास जो अर्जेंटीना में है। ठीक है, डाउन्स कहाँ है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है। और पुस्ताद जो है हंगरी में है। ओके, तो इस प्रकार जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो कौन सा जलडमरू मध्य के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, जिब्राल्टर जलडमरू मध्य के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंद्रावती और प्राणहिता सहायक नदियाँ हैं। तो इंद्रावती और प्राणहिता किसकी सहायक नदियाँ हैं,
तो यह है गोदावरी नदी की, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है यमुना नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। पहला है यह गंगा नदी की दाहिनी तट वाली सहायक नदी है, पहला कथन सही है। दूसरा है चंबल, सिंध, बेतवा और केन इसकी सहायक नदियां हैं, दूसरा भी सही है, पहला भी सही है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है नीला कुरिंजी निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में बहुतायत में उगता है। नीला कुरिंजी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन बी, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, माजुली नदी द्वीप। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जो है, दर्रा या राज जो है सही सुमेलित यहाँ पे नहीं है। ओके, तो देख लेते हैं। नीति दर्रा जो है जम्मू एवं कश्मीर में दिया गया है, ये गलत है। ठीक है, नीति दर्रा जो है दोस्तों आपको मालूम होगा कि नीति जो दर्रा है, ठीक है ना, नीति दर्रा उत्तराखंड में है, ना कि जम्मू कश्मीर में, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी सुरंग एशिया की सबसे लंबी द्विमार्गी जो है राजमार्ग सुरंग है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन डी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल को। ठीक है, राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी सुरंग जो है एशिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है, द्विमार्गी जो है बाई डायरेक्शनल राजमार्ग है, तो यह श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल है, सॉरी टर्मिनल नहीं, टनल। नेक्स्ट है राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम यानी NAIP चरण 1 का शुभारंभ किया गया था, तो ये जो है कब किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2019-20 में, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जो है GI उत्पाद उत्तर प्रदेश का जिला सही सुमेलित यहाँ पे नहीं दिया गया है। ठीक है, यानी कि गलत दिया गया है, तो यहाँ पे देखेंगे वाराणसी जो है गृह सज्जा, ये गलत दिया गया है। ठीक है, वाराणसी गृह सज्जा जो है दोस्तों ये गलत दिया गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस घटना के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बरदौली सत्याग्रह के समय। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अवध क्षेत्र का कोण नृत्य नहीं है। ठीक है, अवध क्षेत्र का, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन बी, नटवारी, राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा संयंत्र परमाणु आधारित है, तो वो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा नरौरा, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, एक तरफ खनिज है दूसरी तरफ स्थान दिया गया है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पे सिल्का रेत का, तो सिल्का रेत हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सिल्का रेत हो जाएगा प्रयागराज। ओके, फिर बात करूँ फेल्डस्पार की, तो फेल्डस्पार हो जाएगा झांसी। बॉक्साइट की बात करूँ, बॉक्साइट हो जाएगा बांदा, और इंडालूसाइट और लैक्साइट हो जाएगा मिर्ज़ापुर। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के संदर्भ में वर्ष 2021-22 में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए, 28% का। नेक्स्ट है रबी मौसम 2023-24 हेतु गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन बी, 2125 प्रति क्विंटल, 2125 रुपये प्रति क्विंटल। नेक्स्ट प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित होगा। ओके, तो ये हो जाएगा दोस्तों आगरा में। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है दीदी कैफ़े के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन यहाँ पे सही दिया गया है, तो पहला दिया गया है इस कैफ़े के संचालन को स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा किया जाएगा, पहला कथन तो सही है। इसे सभी सरकारी निजी कार्यालयों में खोला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे दूसरा गलत है, पहला सही है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम यानी ODOP का उद्देश्य नहीं है। देखिए यहाँ पे नहीं उद्देश्य है पूछा गया है। ठीक है, तो पहला स्थानीय शिल्प कौशल का संरक्षण और विकास देना, बिल्कुल सही है। आय और स्थानीय रोजगार में वृद्धि करना, ये भी सही है। उत्पादन की गुणवत्ता और कौशल विकास में सुधार करना, ये भी सही है। तीनों के तीनों सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है दिव्य अयोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है। दिव्य अयोध्या के संदर्भ में, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा, ध्यान देंगे, यह पर्यटन पर केंद्रित एक मोबाइल ऐप है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है यह प्रमुख स्थलों, मंदिरों, मठों और ऐतिहासिक स्थलों तक पहुँचने में मदद करेगा,
ये भी सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लिखित में से कौन सा कथन एक अधातु के बारे में सत्य दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे सत्य देखेंगे तो यह आघात वर्णनीय नहीं होता है, बिल्कुल ये सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित धातुओं पर विचार कीजिए और उन्हें उनकी कार्यशीलता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें, ठीक है, न्यूनतम क्रियाशीलता से सर्वाधिक क्रियाशीलता तक। ओके, चलिए देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले यदि मैं बात करूँ यहाँ पे, तो सबसे पहले कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉपर, ठीक है, 1 नंबर में तो कॉपर हो जाएगा। फिर एल्यूमिनियम का हो जाएगा दूसरे पे, फिर हो जाएगा मैग्नीशियम के थर्ड पे, और फोर्थ पे सोडियम का होगा, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सोल्डर का घटक नहीं है। सोल्डर का घटक जो है दोस्तों वो नहीं है, ठीक है। सोल्डर का घटक कौन है यहाँ पे नहीं होगा, तो ये हो जाएगा टीन और शीशा। कौन हो जाएगा, टीन और शीशा हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रेफाइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य नहीं दिया गया है, यानी कि गलत कथन दिया गया है। तो ये है, यह पारदर्शी है और इसका अपवर्तनांक बहुत अधिक होता है, जो कि गलत दिया गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है हाइड्रोकार्बन के संबंध में, ठीक है। तो पहला दिया गया है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को अल्केन्स भी कहा जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है, वे हाइड्रोकार्बन जहाँ कार्बन परमाणुओं के बीच दोहरे या तिहरे बंधन होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, ये भी सही है। तो दोनों कथन सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दवा हानिकारक सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकती है, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा एंटीसेप्टिक्स, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कवकनाशी का उदाहरण है। कवकनाशी का, तो कवकनाशी का उदाहरण कौन सा है दोस्तों, तो ये हो जाएगा बोड्रो मिश्रण, राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे पिक्रिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है, तो ये हो जाएगा ट्राइनाइट्रोफिनोल को, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि नहीं है। अदिश राशि जो है वो नहीं है, तो अदिश राशि यहाँ पे दोस्तों कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे देखेंगे संवेग जो है ये अदिश राशि नहीं बल्कि सदिश राशि है, तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सयांता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है। तो पहला देख लेंगे, यह तरल और गैस दोनों का गुण है, पहला ही कथन हमारा यहाँ पे सही है दोस्तों, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स नहीं है। पादप हार्मोन्स नहीं है, ठीक है, तो पादप हार्मोन्स कौन नहीं है, एडेनिन। एडेनिन जो है पादप हार्मोन्स नहीं है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पौधे में जाइलम का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है, ठीक है। जाइलम का, तो जाइलम का प्रयोग किस लिए होता है, तनों से जड़ों और पत्तियों तक पानी पहुंचाने में, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मेके सिंड्रोम किसकी कमी से संबंधित है। मेके सिंड्रोम, तो मेके सिंड्रोम जो है संबंधित है कॉपर की कमी से, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी RT-PCR में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा RNA का एक DNA में रूपांतरण, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित यहाँ पे करना है। एक तरफ जो है विटामिन की कमी है और दूसरी तरफ जो है बीमारियाँ दिया गया है, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें विटामिन से की कमी से जो है कौन सा रोग होगा दोस्तों, तो विटामिन ए की कमी से हो जाएगा रतौंधी, ठीक है, यानी ए का तो 2 हो जाएगा। विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है। विटामिन सी के कमी से क्या हो जाएगा, तो विटामिन सी के कमी से स्कर्वी हो जाएगा, और विटामिन डी के कमी से रिकेट्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, डाउन सिंड्रोम किसके कारण होता है। डाउन सिंड्रोम, तो ये होता है दोस्तों अतिरिक्त गुणसूत्र 21 के कारण, राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे जो बड़ी ग्रंथि है दोस्तों ये है यकृत, ठीक है, क्या है, यकृत है, राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति 2023 रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, ठीक है। विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति 2023 रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है,
तो यह जो है किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है दोस्तों, तो यह किया जाता है संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 2023 का नॉर्मल ई बेरलॉग पुरस्कार दिया गया है, तो ये जो है किसको दिया गया है, ये दिया गया है डॉक्टर स्वाति नायक को। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। एक तरफ जो है भारत में कृषि संस्थान है, दूसरी तरफ स्थान दिया गया है। ओके, चलिए हम लोग मिलान कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये है जोधपुर में। ओके, कहाँ है दोस्तों, जोधपुर में है। केंद्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये तो करनाल में है। ठीक है, फिर बात करें केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, तो ये कहाँ है, नागपुर में है। ओके, फिर बात करें केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, तो ये शिमला में है। ओके, तो इस प्रकार जो राइट आंसर ऑफ हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है तबलोह पुआन वस्त्र निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। ताबलोह पुआन वस्त्र, तो ये जो संबंधित है दोस्तों ये है मिजोरम से। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट ग्रीन रेटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है। ओके, चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो जो सही दिया गया है दोस्तों ये दिया गया है GRIHA को केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, पहला कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है यह है भारत की एक राष्ट्रीय रेटिंग प्रणाली है जिसे TERI ऊर्जा और अनुसंधान संस्थान नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी MNRE भारत सरकार द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, जो कि पहला कथन हमारा यहाँ पे क्या है, गलत हो जाएगा। दूसरा है यह डिजाइन मूल्यांकन प्रणाली पर आधारित एक हरित भवन प्रणाली है, जो कि सही है। पहला गलत है, दूसरा सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जलवायु अनुकूल कृषि पर राष्ट्रीय नवाचार शुरू किया गया था, तो ये जो है कब शुरू किया गया था दोस्तों, तो ये किया गया था 2011 में। नेक्स्ट है यह एक ही खेत में 2 या 2 से अधिक फसल उगाने के साथ साथ पहली फसल का विकास पूरा होने के बाद दूसरी फसल उगाना है, यह क्या कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए रिले क्रॉपिंग। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रथम पीढ़ी के जैव ईंधन के उत्पादन में निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी शैवाल का। नेक्स्ट है Rio+20 शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस वर्ष में आयोजित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन सी 2012 में। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना का हिस्सा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ध्यान देंगे राष्ट्रीय जल मिशन, उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत आवास पर राष्ट्रीय मिशन और राष्ट्रीय सौर मिशन। चारों सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है किगाली संशोधन के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, किगाली समझौता, तो इसका जो देख लेंगे किगाली संशोधन कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, ये गलत है। ठीक है, ये पहला जो है कथन यहाँ पे दिया गया है दोस्तों ये गलत है। ठीक है, यह कानूनी रूप से बाध्यकारी है, याद रखेंगे 1 जनवरी 2019 को लागू हुआ है ये। ठीक है, तो ये पहला कथन तो सही है, पहला कथन तो गलत है ना, किगाली संशोधन कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, ये गलत है। दूसरा है इसका लक्ष्य जो है 2047 तक हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन की खपत में 80% से अधिक की कमी लाना, ये सही है। पहला गलत है, दूसरा सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है रॉटरडैम अभिसमय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है। ठीक है, 146, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कुछ रसायनों और कीटनाशकों के लिए पूर्व सूचित सहमति से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित करना है। एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरी तरफ राज्य दिया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो पहले यदि मैं बात करूँ दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देंगे, पहले यदि मैं बात करूँ मृगावनी राष्ट्रीय उद्यान का, तो मृगावनी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये तेलंगाना में है। ओके, फिर है मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, तो मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान है तमिलनाडु में। मौलिंग नेशनल पार्क कहाँ है, तो मौलिंग नेशनल पार्क जो है ये है अरुणाचल प्रदेश में। और मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। ठीक है, तो इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था। ओके,
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन सी, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। नेक्स्ट है, यह प्रावधान की संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सम्मिलित उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम से संबंधित है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 7वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य विधानमंडल में विधान परिषद का निर्माण एवं समाप्ति का उल्लेख है। तो ये है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 169 में, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोगों ने 150 प्रश्न को सॉल्व किया है और आपका इसमें कितना प्रश्न सही हुआ है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, जय हिंद।